बताइएगा ये जो नताइज आए हैं कौमी और सूबाई असम्बली के, ज़ाहिर है पार्टी पोजीशन पर तो हम देख रहे हैं ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा, लेकिन ज़ाहिर है ये इलेक्शन आपकी पार्टी के लिए बड़े अहम थे। गो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बायकॉट किया हुआ था, फिर भी हमने देखा कि हरीपुर की जो सीट है या बाकी एक और सीट जो है ख़ासतौर पर लाहौर वाली, उस पर उनकी जानिब से कंटेस्ट किया गया है, और लेकिन अपने वोटर को उन्होंने कहा बायकॉट करना है। टर्न आउट कम रहा, तो नताइज के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, ये लिटमस टेस्ट था जो आपने देखा कि आपको इलेक्शन में नजर आया। 2 सीट्स थी जहां तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे और सीट्स में भी इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ रहे थे। शायद मीडिया के ऊपर या उसके ऊपर तो बातें नहीं की होंगी, लेकिन ग्राउंड पे इलेक्शन लड़ रहे थे। ये जो रिजल्ट है ये एक चीज बयान करते हैं कि लोगों ने, पंजाब के और किसी के लोगों ने जलाओ घेराव की, तफरीक की, नफरत की सियासत को खैराबाद कर दिया। पीपल आर नॉट रेडी कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने वाले लोगों के साथ खड़े हों। लोग चाहते हैं कि मुल्क आगे बढ़े, मुस्तकम हो। और आज का जो धमाका है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट, उसके ऊपर भी इट इज़ अ वेरी सैड इंसिडेंट, लेकिन ये चीज़ दिखाती है कि किस तरह लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है केपी में 13 साल से जो हुकूमत एक बैठी हुई थी, जो आपका उमर यूब साहब वाले हल्के में रिजल्ट आया है, वो इस चीज़ की अक्कासी करती है कि जो 13 साल से हुकूमत वहाँ बैठी हुई है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को एड्रेस नहीं कर सकी। और जब हम ऑपरेशन की बात करते थे, जो हमारे खिलाफ बात करते हैं, हम गवर्नमेंट का और वफाक का साथ ना देने की बात करते हैं, तो लोगों ने इस बयानिए को भी रिजेक्ट किया है। पीपल वांट अ क्लीन पाकिस्तान। ये दहशतगर्दी की जो एक लहर है जिसे पाकिस्तान ने ओवर द ईयर्स सफ़र किया है, हमारे बच्चों ने सफ़र किया है, इस मुल्क ने सफ़र किया है, और ओवर $100 बिलियन पाकिस्तान ने सफ़र किया है, कभी अफगानिस्तान की जंग के थ्रू और कभी किसी और प्रॉक्सीज के थ्रू। तो लोग जो हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है मुस्तकम हो, पाकिस्तान वो जमात रन करे जो डिलीवरेंस के ऊपर बिलीव करती है, जो काम के ऊपर, कारकर्दगी के ऊपर बुनियाद पर वोट लेती है। कि आज भी अगर आप मुस्लिम लीग नून का कारकर्दगी के ऊपर बात करें तो आप कोई जमात जो है आपको उसके करीब भी नजर नहीं आएगी। वो आप पंजाब का कोई जिला देख लें, कोई देहात देख लें, कोई गांव देख लें, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको डेवलपमेंट, आपको हॉस्पिटल्स, आपको नजर आएगा किस तरह दिन रात जो है आपने मेहनत करके यहाँ हमारी जमात ने काम किए और प्रोजेक्ट्स किए। और हम हमेशा इस चीज में बिलीव करते हैं कि अगर आप मियां नवाज शरीफ के और शेर के काम जो है इस मुल्क से या आप तो ये कहना गलत ना ही होगा कि ये जो इंतखाबात थे ये मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे का पस मंज़र पेश कर रहे थे। लेकिन दानियाल साहब, कल ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ भी हुई। हमने देखा कि सीनियर रहनुमा ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे थे और तलाल चौधरी साहब को तलब किया गया, फिर आबिद शेर अली साहब को वोट की राजदारी पामाल करने पर तलब किया गया। वो वीडियो बना रहे थे वोट कास्ट करते हुए। सीनियर रहनुमाओं की जानिब से इन इक़दाम पर आप नून लीग का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, इलेक्शन जो है ना उसमें छोटे मोटे इश्यूज आते हैं, कहीं वोट की वीडियो बना दी, कहीं डालने की हम भी लोग भी करते हैं, इसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन इससे इलेक्टोरल प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी और इलेक्टोरल प्रोसेस की जो हमारे लोगों का इकट्ठा होना, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लोग जो हैं पाकिस्तान की अवाम जो है वो अपने मुल्क के लिए बाहर निकले हैं, वो पाकिस्तान के लिए निकले हैं और चीज़ों को स्टेबलाइज करने के लिए निकले हैं। और आपको मैं बताऊं कि दिस विल बी द इंशाल्लाह फॉर कमिंग ईयर्स ये एक ट्रेंड सेट करेगा और ये एक डायरेक्शन का तयन करेगा कि ये मुल्क ओवर द ईयर्स किस डायरेक्शन में जाएगा, ये मुल्क में क्या बयानिया चलेगा, ये कौन से लोग आगे चलेंगे या कौन सी जमातें जो है मुल्क को आगे लेके जा सकती हैं। जिस तरह मैंने कहा कि ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जो हर कोई कल जो बात कर रहा था कि ओ पंजाब में ये हो गया कि हम जो है दिल से इमरान खान के साथ खड़े हैं, चाहे बेशक काम ना किया और जो भी हो। आपने देखा कि लोगों ने इस चीज़ को डिस्रिगार्ड किया है, लोगों ने इस चीज़ को फेंका है, लोगों ने इसको एक्सेप्ट करने से लोग तैयार नहीं है इस बयानिए को। और जो काम करेगा वही वोट लेगा, जो काम करेगा वही हुकूमत बनाएगा, जो काम करेगा उसी को वोट करेगा।
राइट, ठीक है। बहुत थैंक यू सो मच। दानियाल चौधरी हमारे साथ थे, सारी सूरत हाल पर बात कर रहे थे जनाब। तो ये इलेक्शन की एक्सरसाइज हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बाखबर सवेरा में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद, और उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। आपके दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा। कल क्रिकेट में बहुत मज़े के एक्साइटिंग मैचेस थे। हम इस मौजू से अपने घंटे का आगाज़ करना चाहते हैं। सिर्फ एक्साइटिंग मैचेस ही नहीं थे, पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया और दोनों महाज पर पाकिस्तान ने कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह समेटी। यस, पाकिस्तान शाहीन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स का चैंपियन बन गया है। थर्ड टाइम है कि पाकिस्तान चैंपियंस बना है और ये वो हमारे नौजवान खिलाड़ी हैं जो कि ज़ाहिर है हमारा मुस्तकबिल भी हैं। और हमने देखा कि जो मैंने जैसे कि बताया वाहिद टीम है जिसे रिकॉर्ड तीसरी मरतबा चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल हुआ। मुकाबला था बांग्लादेश ए के खिलाफ और ये जो फाइनल था ये बड़ा इंतहाई कहते हैं ना सनसनीखेज हुआ, क्योंकि जाहिर है कोई मैच अगर सुपर ओवर में चला जाए तो इसका क्या मतलब होता है कि दोनों टीमें जो हैं उन्होंने गिव अप करने से जी इनकार कर दिया था। अच्छा, अब जो शायकीन हैं क्रिकेट के उनकी दिल की धड़कनें मैच की हर बॉल के साथ जो है वो तब्दील हो रही थी और हम ये देख रहे हैं जी कि फिर जो फैसला हुआ है वो सुपर ओवर में हुआ है। बांग्लादेश के रिपुन मोंडल ने 25 रन देकर 3 विकेटें हासिल की और इस तरह फिर 126 रन के ताकुब में बांग्लादेश ए के बल्लेबाज शाहीन्स के सामने टिक ना सके और शाहीन्स ने एक दफ़ा फिर से राइजिंग स्टार्स का मार्का मार लिया। और भाई क्या बात है हमारे राइजिंग स्टार्स की। और ज़ाहिर मां सदाकत बड़ी खबरों में रहे अहमद दानियाल, जिन्होंने खुद जाके कैप्टन से कहा कि लास्ट ओवर जी आप मेरे हवाले कर दें, और ये बताता है कि कितने कॉन्फिडेंट हमारे ये नौजवान खिलाड़ी हैं। चलें जी, अब ज़रा आते हैं जो ट्राई सीरीज़ जारी है और कल हमने देखा जी जिम्बाब्वे से पाकिस्तान का मुकाबला था और यहाँ पर भी पाकिस्तान की फतोहात का अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला जारी है। जिम्बाब्वे को 69 रन से 69 रन से शिकस्त दी है। मुसलसल हमने तीसरी फतह समेटी, तो फतह की भी हैट्रिक हुई है और इस मैच में भी एक हैट्रिक हुई है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो जनाब क्वालिफाई भी कर लिया है फाइनल के लिए। अब रावलपिंडी में मैच खेला गया और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, 5 विकेटों के नुकसान पर 195 का रन्स बनाए। हमने एक बार फिर देखा साहबजादा फरहान, अब बड़ी उन्होंने फुर्ती दिखाई, जिस तरीके से उनका बल्ला चल रहा था तो लोगों ने उसे बड़ा एंजॉय किया। शानदार हिटिंग की, 41 गेंदों पर उन्होंने 63 रन बनाए। साथ ही कल बाबर आजम ने भी बड़ी अच्छी इनिंग खेली है, उन्होंने 74 रन स्कोर किए। तो ये जो कॉम्बिनेशन था साहबजादा फरहान का और बाबर का, बड़ा एंजॉय किया कल शायकीन क्रिकेट ने इस कॉम्बिनेशन को। मान तारिक ने अपने सिलेक्शन को जी बता दिया, जस्टिफाइड कर दिया और बड़े अरसे बाद पाकिस्तान की बॉलिंग में हमने अच्छा कॉम्बिनेशन भी सारा देखा है। मोहम्मद नवाज ने 2 शिकार किए। जिम्बाब्वे के तकरीबन आप समझे 9 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके। अच्छा जी, कल का हम आपको बता दें इवेंट में, कल श्रीलंका और जिम्बाब्वे का, यानी कि आज के दिन, आई थिंक आज का दिन है या कल, लेट्स हम शायद हाशमी साहब से पूछ लेते हैं, उनको ज़ाहिर सवाल से मालूमात होंगी। थैंक यू सो मच शाहिद साहब। बताइएगा सबसे पहले तो राइजिंग स्टार से शुरू करते हैं। तीसरी मर्तबा चैंपियन बनी है हमारी राइजिंग स्टार शाहीन्स टीम, तो क्या परफॉर्मेंस, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी लगी आपको? और मैच का सुपर ओवर में जाना ही बताता है कि किस तरीके का मुकाबला था। जी हाँ, अच्छा मैच हुआ और तकरीबन बांग्लादेश ने जीत बिल्कुल हासिल कर ली थी। आखिरी ओवर में 7 रन दरकार थे और वहाँ तक पहुँचना बांग्लादेश का बहुत बड़ी कामयाबी थी उनकी। और पाकिस्तान की थोड़ी सी कप्तानी में हमें फ़र्क नज़र आया कि अपने दोनों स्पिनर से अरफात मिनास ने 2 ओवर किए, 5 रन देकर 2 विकेट ली और 2 ओवर मास सदाकत ने किए थे 7 रन देकर 1 विकेट ली। उनसे बॉलिंग नहीं करवाई गई। तकरीबन वही गलती की कल इरफान खान नियाजी ने कप्तानी में, जो सलमान आगा ने एशिया कप के फाइनल में 28 सितंबर को की थी। कि स्पिनर अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उनको हटा के फास्ट बॉलर लगा दिया। वहाँ पे हारिस रऊफ को लगाया था और 15वें ओवर में मैच ख़त्म कर दिया था इंडिया ने। यहाँ पर शाहिद अजीज़ को 19वें ओवर में 20 रन हो गए। क्रिकेट में इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन कप्तान को इन सारे फैसलों पर बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए और आइंदा के लिए सबक होना चाहिए। बांग्लादेश ने 96 रन पर 9 विकेट से 125 रन बना लिए और मैच सुपर ओवर में ले गए। वो तो सुपर ओवर बहुत ही अच्छा किया अहमद दानियाल ने। आखिरी ओवर भी उन्होंने मैच का अच्छा किया था। ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस थी। कोचिंग स्टाफ बहुत अच्छा था, सिलेक्शन इस टीम का बहुत अच्छा हुआ था और इस टीम ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की। कोई भी मैच नहीं हारा और सबसे बढ़कर इंडिया की एक मजबूत टीम थी, उसको 8 विकेटों से शिकस्त दी थी अपने दूसरे मैच में। तो ओवरऑल पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेला। आपने कहा जो स्पिन था, स्पिन हमारा अटैक है, उससे फायदा, बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन था। हम अगर बात करें सुफियान मुकीम की बात करें, साद मसूद की बात करें, तो इससे बेहतर इसे यूटिलाइज़ किया जा सकता था, तो नौबत फिर सुपर ओवर तक ना जाती। बिल्कुल वहीं पे मैच खत्म होना चाहिए था जब 96 रन पर 9 विकेटें गिर गई थी। लेकिन जाहिर है सामने भी टीम आती है, वो भी अपनी पूरी कोशिश करती है और आपकी
जो थोड़ी सी कमज़ोर आपकी हिकमत अमली होती है उससे फ़ायदा उठाती है। रिपॉन मोंडाल ने और सकलैन ने जो बांग्लादेश के, उन्होंने 3 छक्के लगाए 19वें ओवर में और ऑलमोस्ट उन्होंने मैच जितवा दिया था। अगर एक आध बाउंड्री आखिरी ओवर में मिल जाती तो बांग्लादेश मुकर्ररा मैच में ही मैच जीत जाता। तो हिकमत अमली थोड़ी सी उसमें कमज़ोरी नज़र आई कि साद मसूद ने भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन मास सदाकत और अरफात मिनास ने ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। उन दोनों से एक ओवर और करवा लेते तो ये नौबत ना आती और पाकिस्तान मैच जीत जाता। बहरहाल क्राउड को एक अच्छा मैच मिला कि सुपर ओवर में गया, सनसनी खेज हुआ। इन चीज़ों से सीखना चाहिए। जैसे अब सलमान आगा सीखेंगे कि उन्होंने एशिया कप के फाइनल में गलती की थी, तो इरफान नियाज़ी भी यकीनन सीखेंगे। शाहिद अजीज़ डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ही अच्छा बॉलर है, वो यकीनन सीखेगा कि मैंने आइंदा 19वां ओवर किस तरह कराना है, इतने रन्स मैं नहीं दूंगा। शाहिद भाई एक बात बताएं, आपको लगता है कि सलमान आगा एशिया कप में की हुई अपनी गलतियों से सीख रहे हैं? इस बात का भी जवाब दीजिएगा, साथ में आप ट्राई नेशन सीरीज़ में भी कमेंट दे दें कि 2 दिन में मुसलसल 2 मैचेस जीत लिए, तो ऐसी कौन सी हिकमत अमली थी कि जो अब अपनाई जा रही है, पहले नहीं अपनाई जा रही थी? ये पाकिस्तान की टीम ग्रेजुअली पीक कर रही है। आपको याद होगा श्रीलंका के जो कप्तान है दासन शनाका, उन्होंने भी कहा था कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से पहले पीक कर रही है। तो मैचेस जब आप जीतते हैं आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, फिर आप अगले मैच में भी अच्छा करते हैं, हिकमत अमली चेंज करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो फॉरेन कोचेज़ होते हैं ये ट्रायल एंड एरर बेसिस पे काम करते हैं, ट्रायल करते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं और फिर उससे एक मजबूत टीम बनाने में कामयाब हो जाते हैं। इस साल में पाकिस्तान ने अपनी T20 की तारीख में सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं। साहबजादा फरहान अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और यकीनन सलमान आगा भी अपनी हिकमत अमली चेंज कर रहे हैं। उन्हें भी आइडिया हो गया कि मुझे किस विकेट पे किस बॉलर से काम लेना है, किस तरह अपने बैटिंग ऑर्डर को चेंज करके अच्छे बैट्समैनों से अपना पूरा फ़ायदा उठाना है। तो सीख रहे हैं और इंशाल्लाह यकीनन ये जब जीत का तसलसल कायम रहेगा तो T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की टीम अच्छा करेगी। ठीक है, शायद साहब साथ ही रहेगा। मीनवाइल हमें साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ ने भी ज्वाइन कर लिया। रऊफ, आप क्या कहिएगा, जो हमारा श्रीलंका पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे जो कल मैच रहा और बड़ी अच्छी हमें एक कहते हैं ना इनिंग देखने को मिली साहबजादा फरहान और बाबर की। सो बाबर को अब हम कह सकते हैं कि वो उनकी फॉर्म वापस आ गई है या एक ये हिट एंड मिस सिलसिला है? वैसे ओवरऑल क्या तज्जिया है इस सवाल के साथ? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर आपने प्रिपरेशन करनी है आईसीसी के बड़े इवेंट्स के लिए तो आपको अच्छी टीमों के खिलाफ compete करना पड़ेगा और वहाँ पे परफॉर्म करके आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप अच्छी फॉर्म में हैं, आपकी टेक्निक वापस आ गई है, आपकी फॉर्म वापस आ गई है और आप अच्छे रिदम में हैं। अब श्रीलंका और ये बांग्लादेश की एक तो टीमें वैसे ही बिल्कुल लो कैटेगरी की टीमें और दूसरा जो मेन चीज़ ये है कि इस टूर पे उनके पूरे प्लेयर्स भी नहीं आए। श्रीलंका के 3-4 प्लेयर्स वापस चले गए हैं। जिम्बाब्वे के एक ही बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलर थे मुजरबानी, जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव थे, वो भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे और ज़्यादातर यंगस्टर्स खेल रहे हैं। तो इनके खिलाफ आप कह नहीं सकते कि कौन फॉर्म में है कौन नहीं है, क्योंकि बिल्कुल फ्लैट पिचे हैं वहाँ पर। बॉलर्स के लिए बिल्कुल किसी किस्म की सपोर्ट नहीं है। नई टीमें हैं, उनको यहाँ पे एडजस्ट होने का और जो एटमॉस्फेयर है उसके साथ एडजस्ट करने का भी इतना ज़्यादा मौका नहीं मिला है। तो ये असल सूरत हाल तो सामने आएगी जब आप जो वर्ल्ड की टॉप टीम है, क्योंकि पाकिस्तान तो 1952 से जो आईसीसी के जो फुल स्टेटस मेंबर है, जो टेस्ट स्टेटस मेंबर्स हैं, उनका हिस्सा है और पाकिस्तान 2 वर्ल्ड कप जीत चुका है। तो पाकिस्तान को कम्पीट भी उसी लेवल की टीमों के खिलाफ ही करना पड़ेगा और वहाँ पे ही आप असल में जज कर सकेंगे कि कौन सा प्लेयर फॉर्म में है, कौन किसकी फिटनेस अच्छी है, कौन सा फास्ट बॉलर्स को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है और कौन सा जो है बॉलर है वो अच्छे बैट्समैनों के खिलाफ बॉलिंग कर सकता है। इन टीमों के खिलाफ तो आप कोई आइडिया नहीं लगा सकते। और रऊफ भाई, हम कल अगर हम राइजिंग स्टार्स की बात करें एशिया कप की, तो हमारे नया टैलेंट जो है वो भी हमें शाइन करता हुआ नज़र आ रहा है। कल का मैच बड़ा सनसनीखेज था, दिलचस्प था, इंटरेस्टिंग था, एक्साइटिंग था, सब कुछ था। बट आप नहीं समझते कि 96 रन पर 9 विकेट्स लेकर पहले ही मैच ख़त्म हो जाना चाहिए था? सुपर ओवर तक बात पहुंचती ना? देखिए, अगर आप कंपैरिजन करें पाकिस्तान की जो राइजिंग स्टार की टीम है उसका जो बाकी टीमों के खिलाफ है, तो पाकिस्तान के पास काफ़ी मैच्योर और कंपाउंड किस्म के कम्पैक्ट प्लेयर्स थे जो कि काफ़ी एस्टेब्लिश प्लेयर थे। देखिए, राइजिंग स्टार का मतलब क्या होता है? राइजिंग स्टार का मतलब ये होता है कि जो आपके एमर्जिंग प्लेयर्स हों, अंडर 19 प्लेयर हो, जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हो, जिनको एक्सपोजर ना मिला हो, तो उनको आप इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करवाते हैं ताकि आपके पास एक सेकंड स्ट्रेंथ आपकी बिल्ड होकर सामने आए, आपके पास रिप्लेसमेंट आए, आपका बेंच स्ट्रांग हो
मगर जब आप देखें इरफान न्याजी जो कि पिछले 5 साल से पाकिस्तान टीम के साथ है, 10 साल से मैं उसको देख रहा हूँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए। इसी तरह जो बाकी प्लेयर है सुफियान मकीम काफी अरसे से यहाँ पे डोमेस्टिक में या पाकिस्तान से लंबा एक्सपोजर उसको मिल चुका है। तो आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? आप यंगस्टर लेकर जाए। एक लड़का था, मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ, शाहजेब खान। उसने लास्ट ईयर अंडर 19 एशिया कप हुआ, उसमें उसने श्रीलंका के खिलाफ 159 रन की इनिंग खेली है। इंडिया के खिलाफ सेकंड मैच में 123 रन उसने किए हैं। तीसरे मैच में उसको ड्रॉप करके किसी एक पीसीबी का मुलाजम था, उसके बेटे को उसकी जगह पे ओपन करवा दी गई। तो अब ये इस एशिया कप में वो शाहजेब खान ही नहीं है, तो आप फिर इमर्जिंग तो एशिया कप आपका ना हुआ ना। तो फिर इस तरह क्लोज उनका लेकर जाना, जब आपने इतने सीजनल और इतने मेच्योर वहाँ पे बैट्समैन जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं वो भेजे हुए हैं। तो वो बांग्लादेश के खिलाफ भी 125 रन कर रहे हैं, श्रीलंका के खिलाफ भी 124 रन कर रहे हैं, और बाकी टीमों के खिलाफ भी बड़ी मुश्किल से 130 रन वो कर पा रहे हैं। तो फिर इस तरह डेवलपमेंट आपकी नहीं होगी और ना ही आपको चांस दे कि आगे फायदा होगा किसी यंगस्टर को डेवलप करने का। बिल्कुल, और ज़ाहिर है जो आपकी खामियां उनको ज़रूर इस तरीके से देखना चाहिए कि वो जीत की कहते हैं ना ओवर शेडो ना कर दें उस सारी सूरत हाल को। बात कर लेते हैं शाहिद साहब, ये बताइएगा ज़रा, आते हैं जिम्बाब्वे वाले मैच की तरफ। और कल हमने देखा बड़े अरसे बाद पाकिस्तान की बॉलिंग में हमने देखा हैट्रिक हुई और उस्मान तारिक ने 4 विकेट ली। ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस पर आप क्या तबसरा कीजिएगा? ज़ाहिर है जिस तरह उनकी टीम में जगह बनी है, आप समझते हैं कि उन्होंने जस्टिफाई किया है अपनी सिलेक्शन को? बिल्कुल जस्टिफाई किया है। पिछले साल पीएसएल में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी और हम अपने प्रोग्राम जब कर रहे होते थे तो बासित अली ने ये कहा था कि इनको कल से पीएसएल ना खिलाएं, बिल्कुल डायरेक्ट पाकिस्तान की टीम में डाल दें। लेकिन अच्छा। उन्होंने ग्रेजुअली अपना सफ़र तय किया, कैरेबियन प्रीमियर लीग में गए, वहाँ पे वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे। बहुत ही अच्छी उन्होंने बॉलिंग की। थोड़ा सा उनके एक्शन का प्रॉब्लम है, लेकिन ग्रेजुअली उसको भी सॉल्व करना चाहिए। इतनी मेच्योर एज में आकर अब वो एक्शन चेंज हो पाएगा या नहीं, इसलिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे तो उनको बड़े मसाइल होंगे। यहाँ तो आपके पाकिस्तानी अंपायर हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, हैट्रिक की, और ये एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ बढ़ रही है। अबरार हैं पाकिस्तान के, वो फ्रंट लाइन स्पिनर हैं। उस्मान तारिक आ गए, अब आपके पास शादाब खान फिट हो जाएंगे, वो आ जाएंगे। नवाज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। सुफियान मुकीम बाहर हैं, फैसल अकरम आपके पास है, मेहरान मुमताज़ हैं, अरफात मिनास हैं, साद मसूद हैं। तो आपके पास बेंच स्ट्रेंथ बढ़ रही है। और जब आप टूर्नामेंट जीते हैं, जैसे आपने हांगकांग सुपर सिक्सेस जीता, आपने ये राइजिंग स्टार जीत लिया, आप ये ट्राई सीरीज जीतेंगे, मान लिया कि ओपोनेंट्स ओपोजिशन इतनी मजबूत नहीं है। जब आप अच्छे मजबूत ओपोनेंट से खेलेंगे तब आपकी असल स्ट्रेंथ का पता चलेगा। लेकिन जीत कॉन्फिडेंस देती है, जीत बिल्कुल कॉन्फिडेंस देती है। शाहिद भाई आपने बड़ी अच्छी बात की कि बेंच स्ट्रेंथ हमारी बढ़ी है, टैलेंट उभर कर सामने आ रहा है। थैंक यू वेरी मच शाहिद हाशमी साहब एंड अब्दुल रऊफ साहब, आपने बाखबर से पहले वक्त निकाला। नाउ मूविंग फॉरवर्ड इन द प्रोग्राम, ओवरसीज पाकिस्तानीज मुल्क का सरमाया है और मुल्क में तरसलाते ज़र भी भेजते हैं, जिनको हम रेमिटेंसेस कहते हैं। उन्हें पैसे भेजने के लिए बेहतरीन सहूलियात पहुँचाकर मौशी तरक्की में एक अहम कदम उठाया जा सकता है, उठाया जा रहा है। अमेरिका में लाखों सदफ पाकिस्तानी मुकीम हैं जो मुल्क में तरसलाते ज़र भेज रहे हैं और सेंड वेव वॉलेट की खदमात के ज़रिए तकरीबन 10 लाख पाकिस्तानी अपने घरों को बाहिफाजत पैसे भेज रहे हैं और पैसे भेजने के लिए सेंड वेव का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप सोचें कि आजकल का ये दौर है, बड़ी कहते हैं ना कनेक्टिविटी है, ग्लोबल कनेक्टिविटी है, लेकिन साथ में स्कैम्स भी बहुत होते हैं, साथ में फ्रॉड भी बहुत होते हैं। ऐसे में अगर आप किसी पे ट्रस्ट कर सकते हो अपने घर वालों को पैसे भेजने के लिए, तो इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे सेंड वेव वॉलेट है क्या, एक्चुअली ये काम कैसे करता है। इसके लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान कम्युनिटी पार्टनर सेंड वेव वजीहा फारूक। थैंक यू सो मच वजीहा हमें ज्वाइन करने के लिए। वजीहा सबसे पहले तो बताइएगा ये है क्या, ये वॉलेट है, डिजिटल वॉलेट है, एंड हाउ डज इट वर्क? Thank you for having me. First of all, I want to thank all our users for trusting our app. उन्हीं की ट्रस्ट की वजह से हमने एक न्यू फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है विच इज़ सेंडवेव वॉलेट। सेंडवेव वॉलेट इस तरह से है कि अगर आप अपने ऐप में उसको एक्टिवेट करके फंड्स ऐड करते हैं और जब भी आप उससे पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो जो एक्सचेंज रेट होता है आपको $200 के अबव जब भी आप कोई ट्रांसफ़र करते हैं और ज़्यादा अच्छा एक्सचेंज रेट मिलता है। जो आप नॉर्मली जैसे आप ट्रांसफ़र करेंगे उसका एक्सचेंज रेट डिफरेंट होगा। जब आप वॉलेट में फ़ंड्स ऐड करके उसको यूज़ करेंगे बाद में उसका आपको एक्सचेंज रेट अच्छा मिलेगा। अच्छा वजीहा, पाकिस्तान पैसे भेजने के लिए और बहुत से तरीके हैं, बट यूज़र्स सेंड वेव का इंतखाब क्यों करें? अच्छा, पहली बात तो ये कि सेंडवेव की कोई ट्रांसफ़र फ़ी नहीं है।
सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि ट्रांसफ़र फ़ी देनी पड़ती है, किसी के पास जाना पड़ता है, उसको पैसे देने पड़ते हैं। सेंडवेव की कोई भी ट्रांसफ़र फ़ी नहीं है। आपको जो एक्सचेंज रेट नज़र आ रहा होगा ऐप पे, आपको वही पैसे आपको यहाँ पाकिस्तान में आप जिसको भेजेंगे उसे उतने ही पैसे मिलेंगे। इसके अलावा हमारे एक्सचेंज रेट बहुत अच्छे हैं, फास्ट है, और आपको हर मिनट अपडेट मिलती रहती है कि आपकी ट्रांसफ़र कहाँ पहुँचा है। अच्छा, तो हमें ये बताइएगा कुछ इसके आई थिंक नए इस वॉलेट के कुछ नए फीचर्स भी इंट्रोड्यूस हुए हैं। ये तो वो क्या वॉलेट, हैं? यस, ये वॉलेट एक न्यू फीचर है। पहले हमारा सिंपल मनी ट्रांसफ़र होता था। अब जब से ये वॉलेट का फीचर आया है, इससे ये ऑडियंस को, जो भी यूज़र्स हैं हमारे, उनको बहुत अच्छा वैल्यू मिल रहा है, रिवार्डिंग हो रहे हैं उनके जितने भी ट्रांसफर्स हैं। जैसे सदफ ने भी जिक्र किया कि टेक्नोलॉजी में जिद्दत के साथ साथ फिर स्कैम्स और फ्रॉड्स भी आ गए हैं, तो लोग बहुत डरते हैं अब अपने पैसे भेजते वक्त, ख़ासतौर पर अगर बड़ी अमाउंट है। तो सेंड वेव कितना सिक्योर है? अच्छा, सेंडवेव जो है बैंक लेवल इंक्रिप्शन यूज़ करता है, जिसकी वजह से आपके जो जितने भी ट्रांसफ़र होंगे वो बिल्कुल सिक्योर होंगे। उसके अलावा आपको हर मिनट की अपडेट मिलती है। हमारे जो हेल्प सेंटर्स हैं वो भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो वो फ़ौरन से आपको अपडेट दे देते हैं कि ये मसले हमने इस तरह करके रिजॉल्व कर दिया। अच्छा, आपने कहा कि बैंक से कनेक्टेड है ये, यस, मखसूस बैंक है या हमारे overall? 40 बैंक से, उनके उधर से भी आप कैश पिकअप कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र लेना है तो आप डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं। एंड इट्स जो आपकी ऐप इज फ्री ऑफ कॉस्ट? यस, इट्स फ्री। आपने सिर्फ प्ले स्टोर या आप मैक स्टोर से जाके डाउनलोड करें एंड यू आर गुड टू गो। एंड वजीहा ये बताएं कि अब कुछ ओल्ड एज अफराद भी होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान पैसे भिजवाने होते हैं, तो सेंड वेव का इंटरफेस कितना यूज़र फ्रेंडली है? इट्स वेरी सिंपल। आपको सिर्फ साइन अप करना है, अपने जो भी वेरीफाई है डिटेल्स वो करनी है, अपने कार्ड डिटेल्स ऐड करनी है, और विद इन मिनट्स आप पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं उससे। और थोड़ा सा लोग चाहते हैं जी हमें ज़रा ईमेल भी आ जाए, ज़रा SMS भी आ जाए, ताकि सिक्योर हमारे पास रिसीट हो जाए सारी। यस, वो सब कुछ आपको मिलता है। ट्रैकिंग अपडेट्स आपको सारी मिलती हैं, ईमेल पे भी, आपके SMS पे भी। जिसको आप पैसे भेज रहे हैं उसको भी अपडेट मिलती है, और जो भेज रहा है उसको भी अपडेट मिलती है। और सेंड वेव आपकी जो ऐप है कहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं? ऐप स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, एप्पल स्टोर पे भी? जी। अच्छा, तो आप बेसिक यस, और ये जो ऐप जो है वो US टू पाकिस्तान मनी ट्रांसफर्स के लिए है। उसके अलावा आप कनाडा से कर सकते हैं, यूरोप से कर सकते हैं पैसे ट्रांसफर टू पाकिस्तान। US, कनाडा एंड यूरोप Yes. टू पाकिस्तान। और कोई अमाउंट लिमिटेशन तो नहीं No. कि इससे ज़्यादा अमाउंट एक्सीड नहीं हो सकता? नो, कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं है। सेंड एज मच एज यू वांट। ओके, तो बेसिक ओवरऑल कोई आप मैसेज देना चाहेंगी जो Yes. यूज़र हैं या जो नए यूज़र हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए? यस, मैं कहना चाहूँगी कि आप ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि ये बहुत सिंपल है यूज़ करना। आप डाउनलोड करें। उसके अलावा आप अगर ऐप न्यू यूज़र्स हैं, आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको जो है फर्स्ट टाइम ट्रांसफ़र पर $20 क्रेडिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप $100 भेज रहे हैं तो आपको $20 का क्रेडिट मिलेगा, भेजने वाले को भी रिसीव करने वालों को भी, तो आपको $20 फ्री मिल रहे हैं। उसके अलावा यस, उसके लिए आपने कोड यूज़ करना है ARY20। वाओ, Yes. ये तो मैं भी डाउनलोड कर रहा हूँ। ARY20 दोबारा हम आपसे जानना चाहेंगे, ARY20 कोड क्या बेनिफिट देगा? $20 आपको फर्स्ट ट्रांसफ़र पे देगा। माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा, थोड़ा सा हमें बताइएगा, अब Very nice. इतना डिजिटली हम देख रहे हैं, मुख्तलिफ ऐप्स आ गई हैं, मुख्तलिफ तरीके आ गए हैं, थोड़ा सा ज़ाहिर है आप लोगों ने सिक्योरिटी फीचर्स पे बड़ा काम किया होगा इस ऐप की। कौन सी ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा स्कैमर्स, एक तो ये है कि बैंक का होना, बैंक से एफिलिएटेड होना, इस बात को कहते हैं ना, एक बिल्कुल पॉइंट आउट करता है कि जनाब ये सिक्योर ऐप है, इस पे आप Legitimate. ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन वो कौन से ऐसे फीचर हैं जिसको यूज़र को देखना चाहिए? अच्छा, ये देखना चाहिए कि आपकी जो भी डिटेल्स आप ऐड करते हैं, ऑब्वियसली आपको अपना कार्ड अटैच करना पड़ेगा। तो आप अगर अपना कार्ड भी अटैच कर रहे हैं तो वो भी आपकी सारी जो डाटा है वो प्रोटेक्ट होता है, वो हम कहीं पे इधर उधर नहीं जाएगा। आप इस बात पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि क्योंकि हम बैंक लेवल इंक्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ वेरी सिक्योर। वेरी नाइस एंड वी वेरी हैप्पी टू हैव यू हियर। और आपने Thank बड़े you. अच्छे से हमारे नाजरीन को तमाम मतलब आप कह रहे हैं कि डेटा जो है प्रोटेक्टेड रहता है। यस, और लेकिन जो लोग हैं अभी थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, स्पेशली इन पाकिस्तान हम देखते हैं कि वो अपना कार्ड जो है उसकी डिटेल्स शेयर करना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना, तो उसमें कितनी सहूलत है लोगों के लिए? इसमें ये कि अगर आपके कोई भी, अगर आपका कार्ड ऐड नहीं हो रहा या आप देख रहे हैं कि कोई भी आपका ट्रांसफ़र इधर से उधर हो गया, तो हमारी जो फ़ौरन से हेल्प सेंटर होते हैं, आप उधर जाके रिपोर्ट करें। ऑनलाइन ही है, ऐप में ही फीचर है हेल्प का, वहाँ जाके आप जैसे रिपोर्ट करेंगे आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। और आपके हेल्प सेंटर्स 24/7 Yes, 24/7 24/7 ऑपरेट करें। वेरी नाइस, क्या बात है। और साथ में जी आजकल ये बड़ा ज़रूरी हो गया है कि डेटा आपका प्रोटेक्ट रहे, क्योंकि जो स्कैमर्स हैं वो तरह तरह के तरीके अपनाते हैं और मैसेज भी करते हैं, हम ये देख रहे होते हैं। थोड़ा सा हमें इस वॉलेट के जो फीचर्स हैं, आप समझते हैं कि इसमें मज़ीद ज़ाहिर है हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है? आप समझते हैं कि
इसको आप मज़ीद एलैबोरेट करेंगी, कुछ नए फीचर्स भी इसमें आने वाले हैं? ऑफ कोर्स हम वर्क कर रहे हैं, हमने अभी जस्ट नाउ इंट्रोड्यूस करवाया है। हम इसमें और फीचर्स भी ऐड करेंगे ताकि जो हमारे यूज़र्स हैं उनके लिए बहुत ईजी हो सके ऐप को यूज़ करना। तो इट्स स्टिल ईजी, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ अपनी ऐप पे जाकर उसको एक्टिवेट वॉलेट पे जाना है, आपका वॉलेट एक्टिवेट हो जाएगा। आपने जो भी रेसिपिएंट पहले ऐड किए होंगे वो भी कहीं नहीं जाएंगे, आपने जो डेबिट कार्ड की डिटेल्स ऐड किए होंगे वो भी कहीं नहीं जाएंगी। यू जस्ट हैव टू गो टू द टैग, वहाँ पे जाके एक्टिवेट वॉलेट एंड यू आर गुड। वेरी नाइस। तो अगर आप भी ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तान तरसीलात ज़र भेजना चाहते हैं, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को पैसे भेजना चाहते हैं, सेंडवेव ऐप डाउनलोड करें और यूज़ करें ARY20 का प्रोमो कोड, अपनी पहली ट्रांजैक्शन पे पाएं $20। $20 आपको मिल जाएंगे और आप ये ऑपरेट कर सकते हैं अमेरिका, कनाडा एंड यूरोप। So वहाँ से Thank you connectivity very हो much सके। Thank you for so much. joining our Thank you. program. जी हाँ, हमारे साथ थे। और जनाब देखें कि हमें लगता है अमेरिका बहुत दूर है, अब तो बस 1 क्लिक अवे है सारी चीज़ें, अमेरिका, कनाडा, यूरोप। तो वहाँ से हम देखते हैं अक्सर बेशतर जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात होती है, मगर इस तरह की डिजिटल ऐप काफ़ी ज़्यादा सहूलत लोगों को प्रोवाइड और करती है। स्पेशली तब कि जब वो इतनी सिक्योर और बैंक से इनक्रिप्टेड हो। क्या बात है। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे राइट देयर विद अस। वेलकम बैक जनाब। जब से कराची में ई चलान टिकटिंग सिस्टम शुरू हुआ है, हर रोज़ एक नई चीज़ सुनने को मिलती है। पहले हमने आपको बताया था कि अगर पैसेंजर सीट पे आप बैठे हैं गाड़ी में, तो आपको भी सीट बेल्ट लगानी है। अब DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब ये कहते हैं कि अगर मोटरसाइकिल पर 2 अफराद बैठे हैं तो सिर्फ ड्राइवर ही नहीं बल्कि दोनों अफराद को हेलमेट पहनना होगा। और हमारे यहाँ देखते हैं ज़ाहिर मुतवस्सित तबका ज़्यादा है, वो बाइक यूज़ करता है, तो अक्सर बेशतर फैमिलीज़ भी बाइक पर ट्रैवल कर रही होती है, तो ख़वातीन भी अक्सर बेशतर हमने देखा है कि बाइक पर होती हैं। तो ज़ाहिर है अब हेलमेट उनके लिए भी, और हेलमेट ज़रूरी भी है क्योंकि आपकी जान को महफूज रखता है, एक तरह का बैरियर जो है उसके लिए क्रिएट करता है। इसी तरह बात कर लेते हैं भाई, अब हेलमेट के लिए हम क्या करें। थोड़ा सा मसला ये है कि शिकायत जो आ रही है कि लोग क्यों हेलमेट नहीं पहनते, बावजूद इतनी सख्ती के अभी भी आप देखेंगे आपको लोग हेलमेट ना पहने में नजर आएंगे। वो ये कहते हैं एक तो जी गर्मी बहुत है, सफोकेशन होने लगती है, फिर वो अपने बालों के बारे में बड़ा कंसर्न है कि जो हमारी हेयर लाइन है एक तो वो रिसीड हो रही है, हमारे जो एरिया कुछ एरिया क्राउन एरिया है वो थोड़ा सा बॉल्ड हो रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाए। अब ज़ाहिर है हर रोज़ जाके इतना टाइम नहीं होता लोगों के पास कि वो फौरी बाल जो है वॉश करें और उसको फिर ब्लो ड्राई करें या एयर ड्राई करें। तो लोगों के लिए बड़ा मसला है। बॉयज़ को ये वाला बड़ा मसला है। एक तो वो बॉयज़ ये शिकायत करते हैं, ख़ासतौर पर राइडर्स भी हैं। अब देखिए ना, अब होता क्या है कि एक तो हेलमेट से उन लोगों को शिकायत ये है कि जिल्द के अमराज, उसके बाद अगर एक हेलमेट दो लोग चेंज कर रहे हैं, एक ही हेलमेट 2 लोग बार बार पहन रहे हैं, तो आप देखिए ना एक बंदे के कोई अगर इन्फेक्शन है स्किन पे, कोई मसला है, वो दूसरे को लग रहा है, दूसरे को ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद डैंड्रफ के मसाइल जो हैं ये भी हेलमेट से ट्रांसमिट होते नजर आ रहे हैं। स्पेशली इन विंटर सीजन आपका जो स्कैल्प है वो ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा उसमें इचिंग हो रही होती है, उसमें डैंड्रफ होता है, उसमें फ्लेक्स होते हैं। तो क्या किया जाए। और वही बात, जब आपने किसी और का अगर आप हेलमेट यूज़ कर लेते हैं जस्ट इन केस, तो जैसे आप किसी और का टॉवल यूज़ कर लें अपने फेस पे, तो उस तरह का नुकसान आपकी जिल्द को हो सकता है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है माहिर अमराज जिल्द डॉक्टर काशिफ अहमद साहब, काशिफ अहमद मलिक साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर काशिफ ज्वाइन करेंगे। ये लोगों का बहुत अच्छा और कंसर्न करंट मसला टॉपिक है आपका। आई लव दिस टॉपिक एंड वेरी इंटेलिजेंट टॉपिक, बिकॉज ये अभी होगा प्रॉब्लम लोगों को। और ऑफ कोर्स आपने मेरे को सही कहा, मुतवस्सित घराने के लोग हैं तो एक हेलमेट होता है, 2-3 लोग यूज़ कर रहे होते हैं। देखिए फंगल इन्फेक्शन, डैंड्रफ बहुत कॉमनली आपके दूसरे से ट्रांसमिट हो जाएगा। फिर आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल गए, जो कि जुओं का मसला है। जुएँ भी ट्रांसमिट हो सकती हैं, लीकें हो सकती हैं। अच्छा, फिर फॉलिकुलाइटिस होता है, सर में जो आपके आबले पड़े हुए होते हैं, किसी को जैसे ड्राइनेस हो जाती है या बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है, उसकी वजह से कि फॉलिकुलाइटिस हो, वो भी ट्रांसफ़र हो सकता है बैक्टीरिया। देखिए स्वेट ट्रांसफ़र हो सकता है, ऑयल ट्रांसफ़र हो सकता है, बैक्टीरिया और वायरसेस। और सबसे अफसोस की बात है कि फंगल इन्फेक्शन जो कि बहुत कॉमन है स्पेशली कराची में, वो बढ़ सकता है। एक और चीज़ है जो एक्नी होती है, स्पेशली माथे की। आपने हेलमेट का देखा ना, यू कवर करता है, माथे को भी कवर करता है। एक्नी यहाँ पर भी आ सकती है जी। दूसरी बात है एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है। तो इसके लिए ऑफ कोर्स अब शेयरिंग देखिए हम स्टॉप नहीं कर सकते, बिकॉज जाहिर है ज़रूरी होता है कि इसके आपको मैं आपको एज अ डॉक्टर, एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट बता दूं कि आपको कुछ एहतियात करना है। अल्कोहल स्वाब से उसको साफ़ कर लेना है और फिर ड्राई करना है,
फिर पहनना है। तो ये जो स्वैप है ये अवेलेबल होता है, बहुत कॉमनली होता है, अल्कोहल स्वैप्स तो अवेलेबल, उसको पूरा अंदर की लाइनिंग को वो कर दे और फिर ड्राई करें फिर पहने। और मैं ये एडवाइस करूँगा अपने व्यूवर्स को, अपने मोटर बाइकर्स को स्पेशली, कि वो एक सर्जिकल कैप आती है ना, वो पहन लिया करें उसके ऊपर। जी बिल्कुल, और उसके ऊपर फिर हेलमेट पहने, बिकॉज देखिए हेलमेट इट्स अ वेरी गुड स्टेप टूवर्ड्स सेफ्टी। सेफ्टी इंसान की, हमारे लोगों की सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये बात बिल्कुल सही कि दोनों ही हेलमेट पहने। बट येस, बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव, या तो हेलमेट की प्राइसेस बहुत कम कर दें ताकि अफोर्डेबल हो जाए हर किसी के लिए, या लोग इनको फ्री में भी हेलमेट दे सकते अच्छा, डॉक्टर हैं। साहब ये तो अब देखें ना, अब डीआईजी ट्रैफिक ने ये कहा है कि मोटरसाइकिल के ऊपर अगर दो लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं दोनों को हेलमेट पहनने। अब हेलमेट हो गया लाजमी। बिल्कुल सही अब आप ये बताएं कि जो जो सर्विसेज हैं, ऑनलाइन राइडर्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं, अब उनको ये कहा गया है कि आपने एक एक्स्ट्रा हेलमेट रखना है, पीछे कोई आपकी सवारी बैठेगी उसको आपने हेलमेट पहना है। दिन में फॉर इंस्टेंस अगर वो 20 राइड्स कर रहा है, 25 राइड्स कर रहा है, तो सभी एक हेलमेट पहनेंगे। और जहाँ पर जिल्द के बालों की बात करें, वहाँ पर हेलमेट में लोग अक्सर देखा है कि लोग स्नीज भी कर लेते हैं, छींक मारते हैं, मिट्टी धूल इतना है, वायरसेस भी लग सकते हैं। फिर आप उसमें क्या करें? ये है कि बस हर बार जब कोई करे तो ड्राइवर को या इसको हम ये तलकीन कर दें एज अ डॉक्टर के अल्कोहल स्वैब्स रखें। एक दफ़ा किसी यूज़ कर दिया, फिर वो ज़ाहिर है पूरे वक्त तो जब रुक गया उसको अल्कोहल स्वैब से साफ़ करें और फिर 5-10 मिनट की ड्राई हो जाएगा, फिर दूसरा पहन सकते हैं। लेकिन एक काम करें, सर्जिकल कैप्स भी साथ में रखें कि सर्जिकल कैप लगा लें ताकि आपका डायरेक्ट ना हो। ये यूजर्स के लिए, जी यूज़र्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो लोग हेलमेट यूज़ कर रहे हैं कि आप सर्जिकल कैप्स अपने पास रखें। बहुत सस्ती मिल जाती है। जब भी आप किसी का भी हेलमेट यूज़ करें तो आप वो लगा लिया करें, फिर हेलमेट पहना करें। और हेलमेट पहनने से पहले आप खुद, अगर आपको लग रहा है, शक हो रहा है कि हेलमेट इतना साफ़ नहीं है, तो आपके पास सबके पास अब अल्कोहल स्वैब होने चाहिए। सस्ते मिल जाते हैं, हर एक फार्मेसी में मिल जाता है आपको। आपने पहले हेलमेट लिया, उसकी जो अंदर की लाइनिंग है उसको पूरा अल्कोहल स्वैब से साफ़ कर दिया ताकि आप थोड़ा सा डिसइंफेक्टेंट हो गए, ठीक है। और फिर उसको थोड़ा सा ड्राई करने दिया, ठीक है, बिल्कुल एकदम गीला ना पहने, बिकॉज उससे भी आपके बालों में मसला आ सकता है। कोशिश करें कि जो लोग ऑयल लगाते हैं वो ऑयल फ्री रहें, बिकॉज सुबह में जब वो जाते हैं या शाम में जाते हैं तो ऑयल के बगैर निकलें, क्योंकि ऑयल भी चिपक जाता है उसकी एंड्स में और बड़ी मुश्किल से निकलता है। जिन लोगों को लाइस या जुओं का प्रॉब्लम है वो भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हेलमेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि सर्जिकल कैप्स पहन लें आप, उस पर फिर आप हेलमेट लगाएं, बिकॉज देखिए हेलमेट बहुत अच्छी चीज़ है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारी हेड इंजरी को बचाता है। हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं और सबसे ज़्यादा आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो सबसे ख़तरनाक होते हैं, जो कि मोटर बाइक के होते हैं। अगर आपका हेड इंजरी बच गई तो काफ़ी हद तक रिकवरी हो सकती है, लेकिन अगर हेड इंजरी होगी तो फिर बहुत मुश्किल होता है। और डॉक्टर साहब ने वैसे मशवरा भी दे दिया, हमारी ट्रैफिक पुलिस को फ्री में हेलमेट बांटते हैं, तो क्या बात है अगर फ्री में हेलमेट दे दिया जाए। और सर्जिकल कैप्स भी बांटते हैं। और हमारा काम है आपके इस ज़बरदस्त प्रोग्राम के थ्रू लोगों को अवेयरनेस देना कि छोटे छोटे पॉइंट्स कर सकते हैं ताकि उनको आसानी हो। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, सर्दी आ गई है, लोगों की शिकायत बढ़ गई है, जी सर में डेंड्रफ हो गया है, डेंड्रफ वाले शैम्पू खरीद रहे हैं। अच्छा, वो ज़्यादा ओवर यूज़ कर लें शैम्पू तो उनके बाल ऑयली होना शुरू हो जाते हैं, फिर ऑयल पे वो मजीद ऑयल लगा लेते हैं, क्या करें? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पहले तो डायग्नोस करना है कि फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कोई और चीज़। फर्स्ट स्टेप घर में क्या पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट ये है, बिफोर गोइंग टू डॉक्टर, एक तो आप सबसे पहले आप स्कैल्प पे आप थोड़ा सा क्लोट्रिमाजोल, एक लोशन है, क्लोट्रिमाजोल मैं आपको इसका जेनेरिक बता रहा हूँ, ये आप जहाँ पे स्कैल्प पे लगाते रहिए। अच्छा, बालों वाली जगहों पे लोशन लगाना चाहिए हमेशा। लोशन लगाना स्टार्ट कर दीजिए, 3-4 दफ़ा लगाइए। अगर उससे क्लियर नहीं हो रहा तो फिर हमारे पास आइए, तो फिर मैं ओरल मेडिकेशन, एंटी फंगल की एक ओरल मेडिकेशन होती है, सिर्फ ऑयलिंग इसका इलाज नहीं है। और ऑयल भी कोशिश करें, क्योंकि सर्दियों में लोग ऑयलिंग, आपसे बात हो रही थी बीच में कि ऑयलिंग ज़्यादा ही करने लगते हैं, वो भी बुरा होता है, उसकी वजह से फॉलिकुलाइटिस हो सकता है। तो हमें हर चीज़ को एतदाल में रखना है। ऑयलिंग करें ऑल्टरनेट नाइट, रात को लगाएं, सुबह उठ के वॉश कर दें। और ये कोशिश करें कि ऑयल आपके फेस पे ना आए, क्योंकि ऑयल की वजह से आपके माथे पे काफ़ी दाने हो सकते हैं। एक चीज़ का और ख्याल रखें कि ऑयल वो हो जो आपकी स्कैल्प को सूट कर रहा है। अब सर्दियाँ आ रही हैं तो मैं ज़्यादातर सरसों का ऑयल, विच इज़ मस्टर्ड ऑयल, वो मैं ज़्यादा प्रिस्क्राइब करता हूँ। अब कोकोनट ऑयल से थोड़ी सी डैंड्रफ बढ़ सकती है। कोकोनट ऑयल इज़ गुड फॉर समर्स, गर्मियों के लिए कोकोनट ऑयल अच्छा है, विंटर्स के लिए मस्टर्ड ऑयल अच्छा है। हर एक वेदर का अपना ऑयल होता है, बिकॉज अभी हमें थोड़ी सी वार्मथ की ज़रूरत है। और यस, इसमें खाने का बहुत बड़ा हाथ है। आपको होता है पानी ज़्यादा पीना है, चुकंदर, कलेजी, साग, लोबिया, दालें, दही, दूध, ये अपना मेन फूड बना लीजिए। हेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर्दियों में बाल बहुत गिरते हैं,
बहुत ज़्यादा बालों का प्रॉब्लम आता है, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, लोग स्ट्रेटनिंग करा रहे हैं या उसके अंदर रिबॉन्डिंग करा रहे हैं, उससे और ख़राब हो सकते हैं। तो ये चीज़ ख्याल रखिए कि आपका फंगल इन्फेक्शन, क्लोट्रिमाज़ोल स्टार्ट कर दीजिए। एंटी फंगल शैम्पूज भी उस हद तक यूज़ करें कि बाल आपके ड्राई ना हो जाए, ओवर ड्राई ना हो और जाए, वो रेकमेंडेड हो बाय डॉक्टर, वो रिकमेंडेड हो बाय द डॉक्टर हो, ठीक है। तो ये इस तरह सही रहता है। थैंक यू सो वेरी मच। मच वेलकम, डॉक्टर साहब। वेलकम। और देखिए मेरी बात सुने आप, एक इतना सा डिसइंफेक्टेंट स्प्रे मिलता है फार्मेसी से, वो आप लेके अपने बैग में रख लें। ना सिर्फ हेलमेट में आप वो यूज़ करें, बल्कि आप देखें आप जब पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करते हैं आप डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। आप टैप्स को हाथ लगाते हैं उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, आप नॉब्स को पकड़ते हैं उनको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। तो ये पर्सनल हाइजीन की चीज़ें जो कि आपके बैग में आप मुझे लगता है कि होनी चाहिए। सबसे पहले भी सफाई का ख्याल रखें, सफाई आप रखेंगे तो चीज़ें साफ रहेंगी। We'll go on a short break. We'll be right back after a short break. Stay right there with us. वेलकम बैक वंस अगेन। और आपको जैसे हमने बताया कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची में कल्चर फेस्टिवल जारी है और यहाँ पर हम देख रहे हैं दुनिया भर से आर्टिस्ट आए हुए हैं और अपना टैलेंट जो है वो उनका शोकेस हो रहा है। और साथ ही यहाँ पर सिंगर्स भी हैं, थिएटर्स भी है, एक्टर्स भी हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो आज हमारी गेस्ट कौन है भाई? हमारी गेस्ट हैं द वेरी वेल नोन celloist Erica Lauren. Thank you very much Erica for joining our program. And Erica, let us know about your journey. Yeah. I think you started in Barcelona from acting. Right. Your journey started from there. I'm originally from the United States. Oh. Yeah. All right. And how did you start playing cello? yeah, I started very young when I was like 9 years old. They had at our school, they brought all the instruments and showed everyone Okay. the string instruments, and I wanted to play the So you're an cello, actress yeah, and a celloist. and then later I started acting. And when I was living in Barcelona, that's when I really So what do started you like acting. most, like acting or being a cello I artist? don't know. I think it depends on the day a little bit. Lovely. How's your time in Karachi though? It's been amazing. It's your first time visit in Pakistan? It's the second time actually, because I was here last year for the festival as well, and it's been. I mean, we loved it so much we came back. So. How nice is I that? think this is something very heavy. I can feel it. Oh, well, it's funny because it looks so big, but it looks Okay. like as tall as a person, but it's not so heavy actually, All right. because Can you- it's empty. Can you play something Can you for play us? something? A little something, yeah. I played a little. So I played. There for us, for the cellist, this is a very important piece. Maybe right. And there it goes on. Wow. It And, felt like What did you actually play in Karachi Cultural So Festival? last night I played just a little bit. I played actually that, and then this other musician tried to teach me this other song. okay. Which one? Which one? You can sing along. और आसमां इसके सिवा जाना कहाँ चलती रहे Now I can't ये do रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान Very nice. very nice I tried to Erica. learn it very quickly. But How nice. And how's your experience with Arts Council and the Oh, Art it's Culture amazing. Festival? It's amazing. It's been incredible. They do this amazing, but they invite so many musicians from around the world, and it gives us an opportunity to share with each other and learn from each other and play music and do art and do theater, and it's just an incredible. It's such a wonderful festival. I never would have come here if it hadn't been for that. So. And how do you manage like your acting career Yeah. and then being the cello Cellist. artist? Well, I've been a cellist much longer, so I continue to do that, and then the acting, I'm always trying to do more and more. So but a lot of actors are also singers or instrumentalists or composers, or so it's the arts is a very fluid. So you're an artist by heart, by I guess core, so. yeah? And We you always have trying to worked express in, things. The Diary of Anne Frank. Yes, I was in a play last year, which is based on the Diary of Anne, the story of Diary of Anne Frank. You're Yeah. a That diverse shows artist. that you're very selective, you know. Yeah, it's we like to do well. You always like to do stuff that expresses some emotion, and these are such important stories to tell. So Erica, what's your favorite piece on Oh cello? gosh. Well, Who would maybe like to hear? actually, maybe the first thing I played actually, The because first for one? cellists we learned that music very Can you early play on. like 2 to 3 verses of that? Or maybe Yeah, like I can play a little bit longer more. version? Let's see.
I can play from here. I'll just play from the beginning again. God, I could feel the vibrations through my heart. Good, thank you. How nice is that? Did you get any chance to play along with local artists? A little bit. We were supposed to play. I played with some of the band musicians last week and yesterday, but our singer fell ill and she couldn't sing, so we didn't play a lot. But last year also we collaborated and it's been so much fun. Yeah. What is next for you? Will you come back again? When I would love to come back. If they invite me, I will come. Right. So Erica would like to close our program on Dil Dil Pakistan, that native Pakistani song. Yeah, would you play it for us? Yeah, and then we'll close. Hame de ijazat. हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। Oh, very nice, very nice. Thank you.